दोस्तों, कल तक अपनों ने जो पीछे वाली क्लास हुई थी उसके अंतर्गत अपनों ने स्टार्ट किया था टॉपिक कौन सा, प्रजामंडल। तो अपन प्रजामंडल में चल रहे थे, उसके अंतर्गत अपनों ने प्रजामंडल के बारे में पढ़ा था कि कौन सा प्रजामंडल कब बना था, और कुछ प्रजामंडल से बनी हुई क्या थे, संगठन थे, जिनके बारे में अपन ने क्या किया था, जानकारी ले चुके थे। तो अभी तक उन्होंने पढ़ लिया था प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल कब व कहां बना, और कौन से प्रजामंडल राजस्थान में न बनकर राजस्थान की सीमा से बाहर बने। तो आ जाइए अब आगे देखते हैं अपन इन्हीं प्रजामंडलों के अंतर्गत अपन एक एक प्रजामंडल के बारे में, यानी कौन सा प्रजामंडल कब बना, उसके संस्थापक कौन थे, कौन सी संस्था के तहत उन्होंने कार्य किया, कौन कौन से संगठन थे, इसके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, और प्रजामंडल का मुख्य कार्य क्या था, उसके संस्थापक कौन बने। तो आ जाइए अपन एक सीरियल से पढ़ेंगे कौन सा प्रजामंडल कब कब बनता चला गया। तो देखिए पहला प्रजामंडल आप हेडिंग डालिएगा, जयपुर प्रजामंडल। कौन सा, जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल के बारे में मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को कि जयपुर प्रजामंडल जो बना था ये कब बना था। तो ये जयपुर जो प्रजामंडल था ये आपका कब बना था, मैंने बताया था जम्बू 31 यानी 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में कब बना है जयपुर प्रजामंडल, 1931 ईस्वी में। इसके बाद में अब बात आती है अपनी जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक। तो यहां पर याद रखना, यानी संस्थापक से पहले, संस्थापक के बारे में जब जानेंगे उससे पहले याद रखना आप लोग यहां पर इस जयपुर के अंदर जो राजनीतिक जागृति यानी राजनीतिक चेतना जो जागृत करने वाला व्यक्ति था वो था आपका अर्जुन लाल सेठी। कौन सी चेतना, सॉरी राजनीतिक चेतना जागृत किसने की है, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत जयपुर में राजनीतिक चेतना जागृत की गई, किसके द्वारा, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। अब यहां पर जयपुर में होता क्या है, तो याद रखना जयपुर में 1927 में जब प्रजामंडल नहीं बना था उससे पहले की बात कर रहा हूं, 1927 में, कब, 1927 ईस्वी में आपके एक व्यक्ति थे जमनालाल बजाज। 1927 में इस जमनालाल बजाज ने क्या किया था, चरखा संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की, चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर में 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना की गई इस प्रजामंडल से पहले, जिससे कि आप खुद कपड़े बुनो और वो पहनो, तो चरखा संघ की स्थापना की गई। अब यहां पर बात आती है कि जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक, तो संस्थापक याद रखना इसका जो संस्थापक था, प्रथम संस्थापक जो थे वो थे आपके कौन, कर्पूर चंद पाटनी। कौन थे, कर्पूर चंद पाटनी जो थे वो किसके, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। अब इसका मुख्य उद्देश्य, इस प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखना समाज सुधार व खादी का प्रचार। इस जयपुर प्रजामंडल का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो क्या था, समाज का सुधार करना और खादी का प्रचार करना, यानी खादी के जो कपड़े बनते हैं उन खादी के कपड़ों को पहनना, यानी स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो, विदेशियों का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाओ। तो यहां पर इसका इस प्रजामंडल बनाने का कारण क्या था, तो समाज सुधार एवं
खादी का प्रचार, समाज सुधार एवं खादी का प्रचार। अब बात क्या होती है, लेकिन कुछ समय के बाद में यह प्रजामंडल क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। 1931 में जो जयपुर प्रजामंडल बना था, ये कुछ समय के पश्चात क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। तो अब बात आती है कि इन्हीं जमनालाल बजाज की वापस प्रेरणा से, किनकी, इन्हीं जमनालाल बजाज की प्रेरणा से वापस इसका क्या होता है, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है। और वो किसकी प्रेरणा से पुनर्गठन, जमनालाल बजाज की प्रेरणा से कौन करते हैं, तो याद रखना आपके जयपुर के हीरालाल शास्त्री, कौन करते हैं, जयपुर के हीरालाल शास्त्री। और कब करते हैं इसका पुनर्गठन, तो ये होता है आपका 1937 ईस्वी में। कब होता है इसका वापस पुनर्गठन, 1937 ईस्वी में। अब बात आती है आगे चलकर, तो इसका पुनर्गठन जब हुआ था, तो इसका पुनर्गठन जो होता है, पुनर्गठन जो होता है, वो पुनर्गठन के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, यानी जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बनते हैं, उनका नाम याद रखना। अध्यक्ष कौन थे आपके, तो यहां पर अध्यक्ष बनेंगे चिरंजीव लाल मिश्र। चिरंजीव लाल मिश्र को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और यहां पर महामंत्री किसे बनाया गया, तो यहां पर महामंत्री बने आपके कौन, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री क्या बने, इसके मंत्री बने। और यहां पर एक व्यक्ति और, एक पद और बनाया गया, और उसका नाम था संयुक्त मंत्री। और वो कौन बने, आपके पहले जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई, उनका नाम था कर्पूर चंद पाटनी। ये इसके क्या बन गए, संयुक्त मंत्री। तो ये अपनी थोड़ी सी जानकारी थी इसके बारे में कि क्या क्या हुआ और इसका क्या होने वाला था। अब चलते हैं आगे, वापस देखिए इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। तो याद रखना, प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में। कब होता है, 1938 में। कहां, जयपुर में। अध्यक्ष, अगर इसके अध्यक्ष भी पूछ ले आपको, प्रजामंडल के प्रथम इसके अध्यक्ष तो क्या याद रखोगे आप, जमनालाल बजाज इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। अब इसमें आगे देखते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, लेकिन होता क्या है, आपके महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इस प्रजामंडल को क्या कर दो, कुछ समय के लिए स्थगित कर दो। तो गांधी जी के कहने पर इस प्रजामंडल को स्थगित कर दिया। गांधी जी के कहने पर इस प्रजामंडल को क्या कर दिया गया, यहां पर स्थगित कर दिया गया। और इसके बाद में वापस इसको स्थगित के बाद वापस इसको चलाया गया। और 1940 में, कब, 1940 में इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, कौन, 1940 में अध्यक्ष
वो बने आपके कौन, हीरालाल शास्त्री इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। अब बात आती है यहाँ पर अध्यक्ष जैसे ही बनते हैं तो यहाँ पर आगे चलकर आपका एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर जयपुर सरकार और आपके इन प्रजामंडल आंदोलन के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। और जयपुर सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि आता है वो कौन आता है, वहां का प्रधानमंत्री होता है मिर्जा इस्माइल। इसके और हीरालाल शास्त्री के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या कहते हैं, नाम लिख लीजिए उसका, जेंटलमैन जेंटलमैन एग्रीमेंट कब होता है यहाँ, तो इसकी डेट याद रखना, 17 सितंबर 1942। 17 सितंबर 1942 को यह जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। और ये किसके किसके मध्य होता है, जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे, मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल शास्त्री। इन दोनों के मध्य में ये क्या होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। और इस एग्रीमेंट के द्वारा क्या होता है, यहां पर याद रखना, इस जेंटलमैन एग्रीमेंट जो था, इस एग्रीमेंट के तहत क्या होती है, वार्ता होती है। शास्त्री जी इस समझौते के तहत, यानी शास्त्री जी और इन दोनों के मध्य में वार्ता होती है। और इस समझौते के तहत शास्त्री जी क्या करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में, जो गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा था भारत में, उस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने का जो निर्णय था वो शास्त्री जी के द्वारा क्या कर दिया गया, त्याग दिया गया। किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने का निर्णय त्याग, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने का जो शास्त्री जी का निर्णय था, उन्होंने त्याग दिया। उनके द्वारा उस निर्णय को क्या कर दिया गया, त्याग दिया गया। और अब आगे चलते हैं, अब इसमें जो निर्णय लिए गए वो निर्णय क्या क्या थे। तो इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के द्वारा जो निर्णय लिए गए वो निर्णय क्या क्या थे, तो देखिए आगे चलते हैं। अब लिख लीजिए, इस एग्रीमेंट की निम्न शर्तें, निम्न शर्तें। तो आप इस एग्रीमेंट की निम्न शर्तों के लिखिए। इन शर्तों में कौन कौन सी शर्तें थी। पहली शर्त आप याद रखिएगा, राज्य सरकार भविष्य में अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगा। तो ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त, राज्य में
उत्तरदायी शासन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी राज्य में उत्तरदायी शासन की जो प्रक्रिया है वो शीघ्र ही प्रारंभ कर दी जाएगी। अब उत्तरदायी शासन व्यवस्था क्या थी? तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था यानी राजाओं के मंत्रिमंडल जो बने हुए थे उसके अंदर जनता की भागीदारी यानी जनता के प्रतिनिधि भी उसके अंदर उस मंत्रिमंडल में होंगे, वो उत्तरदायी शासन था। तीसरी आपकी प्रजामंडल शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण जुलूस, धरना प्रदर्शन, कर सकता है। तीसरी बात होगी। चौथी बात, जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत, अरे जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा अभी मैं वापस पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों, जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को नहीं पकड़ेगी तथा प्रजामंडल उन्हें शरण दे तथा प्रजामंडल उन्हें क्या दे सकता है? शरण दे सकता है। चौथी और पांचवी अंतिम एक और था, इसकी शर्त थी कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो ये थी आपकी इसकी 5 शर्तें। वापस देख लीजिए, इस एग्रीमेंट की निम्न शर्तें, किस एग्रीमेंट की? जेंटलमैन एग्रीमेंट की निम्न शर्तें थी। राज्य सरकार भविष्य में अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी, यानी जयपुर रियासत जो है, जयपुर सरकार जो है वो अंग्रेजों की भविष्य में किसी भी प्रकार की क्या नहीं करेगी? मदद नहीं करेगी, सहायता नहीं करेगी। दूसरी, राज्य में उत्तरदायी शासन की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ कर दी जाए। राज्य में जनता के प्रतिनिधियों को बहुत जल्दी ही उनके उसमें राज्य क्षेत्र में ले लिया जाएगा, जो उनके कार्य करेंगे, यानी जनता की समस्याओं के बारे में बातें राजाओं को यानी सरकार को बताएंगे। तीसरी, प्रजामंडल शांतिपूर्ण जुलूस, धरना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन जो आपका प्रजामंडल है वो शांतिपूर्ण रूप से क्या कर सकता है? धरना प्रदर्शन कर सकता है, जुलूस निकाल सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। चौथी बात, जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को नहीं पकड़ेगी तथा प्रजामंडल उन्हें शरण, यानी जयपुर जो रियासत है वो ब्रिटिश भारत के, यानी जो भारत के अंदर कोई विद्रोह कर रहे हैं, जो भारतीय विद्रोह कर रहे थे, उनको जयपुर रियासत नहीं पकड़ेगी। लेकिन वो अगर भाग कर आते हैं और प्रजामंडल के पास में शरण लेना चाहते हैं तो प्रजामंडल उनको क्या देगा? शरण दे सकता है। ये बात भी हो।
चौथे के बाद पांचवा, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, हीरालाल शास्त्री ने एग्रीमेंट में साइन करने से पूर्व ही कह दिया था कि वो सहमत हो गए थे, हम भारत छोड़ो आंदोलन में, गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें भाग नहीं लेंगे। तो ये थी एग्रीमेंट की मुख्य शर्तें। अब होता क्या है, पांचों उंगलियां तो हाथों की बराबर नहीं होती, कुछ न कुछ तो गड़बड़ होता ही होता है, आप ही जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग थे, प्रजामंडल के सदस्य थे, वो क्या थे, इस बात से सहमत नहीं थे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, हम तो लेंगे। तो यहाँ पर इस जयपुर प्रजामंडल से एक बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, कौन, बाबा हरिश्चंद्र, नाम याद रखना, बाबा हरिश्चंद्र नेतृत्व, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कुछ लोग, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कुछ लोग इस जयपुर प्रजामंडल से क्या हो जाते हैं, मंडल से अलग हो जाते हैं। जयपुर प्रजामंडल से क्या हो गए, कुछ लोग अलग हो गए बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। और यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर एक नए संगठन का गठन किया और उसका नाम था, नाम याद रख लेना, आजाद मोर्चा। और इसका गठन जो हुआ वो याद रखना आप कब, 1942 ईस्वी में। यानी इस आजाद मोर्चे का गठन क्यों हुआ, तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो जयपुर प्रजामंडल के सदस्य थे वो हीरालाल शास्त्री की बात नहीं मान रहे थे और वो हरिश्चंद्र के नेतृत्व में क्या आ जाते हैं, इस आजाद मोर्चे का गठन कर दिया जाता है। इसके अन्य सदस्य आजाद मोर्चे में एक तो कौन थे, बाबा हरिश्चंद्र, अन्य सदस्यों के नाम याद रखना आप लोग। उनमें से पहला नाम आता है रामकरण जोशी, दूसरा आपका आता है दौलतमल भंडारी, तीसरा आता है आपका गुलाब चंद्र कासलीवाल, और एक ये नाम लिख लेना आप, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल। इनके नेतृत्व में आजाद मोर्चा अलग हो जाता है। आगे देखिए, लेकिन क्या होता है, जैसे ही आजाद मोर्चा वाले क्या करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं, तो इन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ सदस्यों को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, 1945 कब, 1945 में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इस आजाद मोर्चे का वापस विलय किसमें कर दिया जाता है, विलय किसमें कर दिया जाता है, इसका वापस प्रजामंडल में। और 1944 में, आगे याद रखना, 1944 में इस जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है, जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है, का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, इस अधिवेशन की वो की जाती है जानकी देवी बजाज। कौन थी जानकी देवी बजाज, कौन थी, तो ये जमुनालाल बजाज की
पत्नी थी, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब आगे आ जाइए। तो ये था अपना जयपुर प्रजामंडल, जो उन्होंने जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा था। तो एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलो आगे आ जाइए। तो यह था अपना जयपुर प्रजामंडल। तो पहला पढ़ा आपने जयपुर प्रजामंडल। अब पढ़ते हैं अपन आगे बूंदी प्रजामंडल। हेडिंग डालिए आज की नई। बूंदी प्रजामंडल। और बूंदी प्रजामंडल के बारे में पहले ही बताया था, जम्बू 31, जय से जयपुर, बू से बूंदी, 1931 में। कब बना जयपुर प्रजामंडल? बूंदी प्रजामंडल 1931। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर यानी बूंदी के अंदर जो जन चेतना जागृत हुई, वो हुई थी आपकी बरड़ किसान आंदोलन से। कौन से? बरड़ किसान आंदोलन से बूंदी के अंदर जन चेतना जागृत किससे हुई थी? बरड़ किसान आंदोलन से। बरड़ किसान आंदोलन से। अब इसके संस्थापक, बूंदी के प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर संस्थापकों के नाम याद रखना। कांतिलाल। कांतिलाल कौन था? कांतिलाल जो क्या थे? अध्यक्ष। इस प्रजामंडल के क्या थे? कांतिलाल अध्यक्ष थे। दूसरे थे कांतिलाल के बाद नित्यानंद नागर। और चौथे थे आपके, तीसरे थे सॉरी ऋषि दत्त। ऋषि दत्त मेहता। ये यहाँ के क्या थे? बूंदी प्रजामंडल के सदस्य थे। इनके बारे में आपको इतनी सी जानकारी याद रखनी है कि बूंदी प्रजामंडल में जन चेतना जागृत करने का कारण किसको माना जाता है? बरड़ किसान आंदोलन को। संस्थापक इसके कांतिलाल थे और नित्यानंद नागर और ऋषि दत्त मेहता। कांतिलाल इसके क्या बने थे? बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे। अब आगे आ जाइए, आगे देखते हैं। अगला प्रजामंडल लिखिए आप। जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल। अब जोधपुर प्रजामंडल के आपको मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी। जोशीहा 34 जो से बना जोधपुर। तो जोधपुर प्रजामंडल स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक बताया था नाम मैंने, क्या नाम है उनका? भंवरलाल सर्राफ। भंवरलाल सर्राफा। ये इसके क्या थे? संस्थापक थे। अब यहाँ पर जन चेतना जागृत करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर कुछ संगठन बने थे। उन संगठनों के नाम लिख लीजिए। उनके संस्थापक कौन थे?
उनका स्थापना कब हुई, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसको तो फैक्ट आप याद कर लीजिए। कौन कौन से संगठनों के द्वारा इसमें यहाँ पर जन चेतना जागृत की गई, तो यहाँ पर पहला लिखना आप, पहला नाम लिखोगे आप मारवाड़ हितकारिणी सभा। और इसकी स्थापना कब हुई, 1918। कब हुई इसकी स्थापना, 1918। कौन थे इसके संस्थापक, तो संस्थापक का नाम लिखना चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा कब हुई, 1918 में। लेकिन क्या होता है, ये बनते ही वापस बंद हो जाता है। तो इसका वापस क्या होता है, पुनर्गठन। इसका क्या होता है, वापस पुनर्गठन। और ये होता है 1921 ईस्वी। कंप्लीट। तो 1921 में इसका वापस क्या होता है, पुनर्गठन। इसका मारवाड़ हितकारिणी सभा का। दूसरा लिखिए आप, मारवाड़ सेवा संघ। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना आप लिखना 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा, संस्थापक जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण जी, तो यहां तक एक बार नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे आ जाइए। दो हो गई, उसके बाद तीसरी, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। इसका गठन कब होता है, बताइए। इसका गठन होता है 1929 ईस्वी। ये जन चेतना जागृत करने का कार्य करती है, सारी संस्थाएं, संगठन सारे ये क्या करते हैं, जन चेतना जागृत करने का। और इसके संस्थापक भी कौन थे, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। इसका प्रथम अधिवेशन क्या होता है, प्रथम अधिवेशन वो कब होता है, इसका प्रथम अधिवेशन 1931 में। कहां पर, तो पुष्कर। और पुष्कर कहां है, अजमेर। पुष्कर अजमेर में इसका होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, इसका नाम याद रखना चांदकरण शारदा। चांदकरण शारदा इसके अध्यक्ष बनते। इसमें सर्व प्रमुख याद रखना, यहाँ पर दो व्यक्ति इस प्रथम अधिवेशन में भाग लेने के लिए आते हैं। एक तो आती है आपकी कस्तूरबा गांधी, व एक व्यक्ति और होता है काका कालेकर। काका कालेकर जो नेता होते हैं, ये दोनों भी यहां पर क्या होते हैं, इस अधिवेशन में भाग लेने, इस अधिवेशन में क्या करते हैं, भाग लेने आते हैं। ये हो गई आपकी तीसरी। और चौथी आपकी अंतिम, उसका नाम लिख लो, मारवाड़ यूथ
लिंग। कौन कब हुआ इसकी गठन? तो याद रखना इसका 10 मई 1931। किसके द्वारा? ये भी आपके जय नारायण व्यास के द्वारा। तो एक बार यहां तक नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, देखिए। लेकिन आगे होता क्या है कि 1932 में आगे होता क्या है, 1932 में कौन नाम होते हैं? छगन राज चौपासनी। छगन राज जो चौपासनी वाले थे, इनके द्वारा यहां पर जोधपुर में क्या फहराया जाता है? तिरंगा झंडा। उस समय क्या देखो, अलग अलग रियासतों के क्या थे, अलग अलग झंडे थे। तो यहाँ पर छगन राज जो चौपासनी वाले थे, उनके द्वारा यहाँ पर क्या फहराया जाता है? तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो ये बात हो गई यहाँ पर 1932 में, ये याद रख लेना। इसके अलावा याद रखना 1936 ईस्वी में, यहाँ पर डेट क्या याद रखनी है आपको? 1936 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल। 1936 ईस्वी में क्या याद रखना है? इस 1936 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल ने बॉम्बे में कृष्णा दिवस मनाया। यानी कृष्णा कुमारी थी, इन कृष्णा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए इस 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने बॉम्बे में क्या मनाया? कृष्णा दिवस मनाया। और इसके अलावा और क्या होता है इसमें? इसी दिन यानी 1936 को ही, ये तो बॉम्बे में कृष्णा दिवस मनाया है, लेकिन 1936 में ही जोधपुर में, कहां पर? जोधपुर में क्या मनाया गया? आपका शिक्षा दिवस। क्या मनाया गया? शिक्षा दिवस मनाया गया। कब? 1936 में ही। यहां तक नोट कर लीजिए एक बार। कर लिया? आगे देखिए 1936 में क्या होता है? अखिल भारतीय में अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद का क्या हो रहा था? सम्मेलन हो रहा था। कहां पर? कराची में। कराची में। यहां से प्रमुख क्या है? 1936 में अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद का कराची में क्या हो रहा था? अधिवेशन हो रहा था। और इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कौन जाते हैं आपके? जय नारायण व्यास। और इन्हें यहां पर क्या बना दिया जाता है? उसका महामंत्री। किसका? इस अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद का कराची के अधिवेशन में इनको क्या बना दिया जाता है? महामंत्री। तो यहां से जोधपुर के शासक होते हैं, जोधपुर के शासक के द्वारा इन्हें क्या कर दिया जाता है? जोधपुर में आने पर इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रतिबंध लगा, यानी जोधपुर आने पर इनके ऊपर क्या लग गया? प्रतिबंध लग गया। ये बात हो जाती है। तो जोधपुर पर आने पर इनके जोधपुर के महाराजा के द्वारा इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इस प्रतिबंध को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया? इस प्रतिबंध को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया?
बीकानेर के जो गंगा सिंह जी थे, गंगा सिंह जी ने बीकानेर के जो गंगा सिंह जी थे, इन गंगा सिंह जी जोधपुर के पीएम कौन थे? नाम क्या था उनका? पीएम डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा कि आप व्यास जी के क्या कीजिए, व्यास जी के जोधपुर के प्रतिबंध को हटवाइए। और गंगा सिंह जी के कहने पर व्यास जी पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उस प्रतिबंध को क्या कर दिया गया, यहाँ पर हटा दिया गया। अब बात आती है, आगे चलते हैं। जैसे ही जोधपुर में आपके जयनारायण व्यास जी पधारते ही इनको क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर इनको बंदी बना लिया जाता है। क्या बना करते हैं, इनको बंदी बना देते हैं। और इन्हें कहां पर बंदी बनाकर रखा जाता है? तो यहां पर एक दुर्ग आता है, उस दुर्ग में सिवाना के किले में, कौन से? सिवाना के किले में बंद किया, सिवाना के किले में बंद किया गया। तो ये था आपके इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब जयनारायण व्यास की कुछ पुस्तकों के नाम लिख लीजिए, यानी उनके द्वारा कौन कौन से बुक चलाई गई और उनके द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र थे, तो इनकी बुक के नाम लिख लीजिए। जयनारायण व्यास की बुक का नाम, पहला मारवाड़ की अवस्था, और दूसरी पोपा बाई की ओर। ये बात होती है इनके बारे में, ठीक है। ये दोनों जयनारायण व्यास की पुस्तकें। तो दोस्तों आज अपनों ने जो पढ़ा था अभी जोधपुर के बारे में, जोधपुर संस्थापक मोहनलाल सराफा, यहाँ पर जन चेतना जागृत करने का कार्य कुछ संगठनों के द्वारा किया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918, संस्थापक चांदमल सुराणा, पुनर्गठन 1921 ईस्वी में। फिर दूसरा था मारवाड़ सेवा संघ 1920 ईस्वी में स्थापना, संस्थापक जयनारायण व्यास। तीसरा मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 ईस्वी में जयनारायण व्यास के द्वारा। प्रथम अधिवेशन इसका 1931 में, कहाँ पर? पुष्करज में, अध्यक्ष चांदकरण शारदा। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी व काका कालेकर भाग लेने के लिए आए। इसके बाद में मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931, संस्थापक जयनारायण व्यास। इसके बाद में 1932 में छगन राज चौपासने वाला ने जोधपुर में क्या फहराया? तिरंगा झंडा फहराया। 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने बॉम्बे में कृष्णा दिवस मनाया। 1936 में जोधपुर में शिक्षा दिवस मनाया गया। 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कराची में एक अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन में जयनारायण व्यास जाते हैं और वहां पर इनको बना दिया जाता था महामंत्री। लेकिन जैसे ही जोधपुर के शासक को पता चलता है तो वो इनके यहाँ पर आने पर, जोधपुर आने पर क्या लगा देते हैं? प्रतिबंध लगा देते हैं। लेकिन बीकानेर के गंगा सिंह जी ने जोधपुर के पीएम डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा और पत्र लिखकर आपके व्यास जी के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था उस प्रतिबंध को हटाया गया। जैसे ही बंदी से हटकर जयनारायण व्यास जोधपुर आते हैं तो इन्हें यहाँ पर क्या बना लिया जाता है? बंदी बना लेते हैं और इन्हें सिवाना के किले में बंद किया जाता है। लेकिन जब उसके बाद में जयनारायण व्यास के द्वारा कुछ दो किताबें लिखी गई। जयनारायण व्यास की किताबें थी मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की ओर। तो दोस्तों आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी इसका कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।